आदाब वसलाम दोस्तों, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िज़िक्स का एक अगला चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है लाइट। तो लाइट के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैनल जो है खास करके जेके एसएसबी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद है। स्पेशली जो है ये फॉरेस्टर वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह और मैथमेटिक्स, तमाम वीडियोज़ आपको जो है प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने इसके लिए बनाई हुई है। फिजिक्स के अलग है, केमिस्ट्री के अलग है, बायोलॉजी के लिए अलग है और बाकी कंपोनेंट्स के लिए तमाम वीडियोज़ आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में आसानी मिल जाएंगी। तो बस आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल पे विजिट कीजिए, जैसे ट्यूटोरियल ट्रिपल आई ट्यूटोरियल, और इसका लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है। इस तरीके से लोगो है यहाँ पे इस किस्म का। तो ये जेकेएसएसबी के लिए बहुत ही मुफीद है। तो लाइट जो है पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ कंटेंट्स के बारे में पहले मैं आपको ये जानकारी दी है, जिसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसके लाज के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लाज। उसके बाद साइन कन्वेंशन जो स्फेरिकल मिरर के हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड ग्लास स्लैब के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं, रिफ्लेक्शन किस तरह से होती है, ये इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन आई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। इसमें मैंने कोशिश की कि लाइट अगर चैप्टर देखोगे, ऑप्टिक्स का चैप्टर है क्लास 12 का फिजिक्स में, तो इसमें कम से कम एक आधा महीना तो लग ही जाएगा। अगर आपने बड़ी थॉरो स्टडी जो है करनी होगी। लेकिन हमने चलना है जेके एसएसबी के हिसाब से। कोई एमबीबीएस नीट वाला जैसा एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई नहीं करना है। और अगर आप पीछे लिए हुए एग्ज़ाम जो है जेके एसएसबी के द्वारा जो लिए हुए एग्ज़ाम है, उसमें अगर देखोगे तो क्वेश्चन जो है उतना डीप तरीके से नहीं पूछा जाता है। तो बस मैंने कोशिश की है कि कम से कम सिलेबस को तो पूरा हमने टच करना है, लेकिन मटेरियल जो प्रेसाइज और जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो मैंने उसको प्रेसाइज करने की कोशिश की है, छोटा करने की कोशिश की है, ताकि हम काम कम करें और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकले। मतलब हमने कोशिश की है स्मार्ट वर्क करने की। तो इसमें हम सबसे पहले जो है पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट होती क्या चीज़ है? तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ साइट, यानी कि जो हमें उस काबिल बनाती है, एक किस्म की ताकत होती है जो हमें चीज़ों को देखने के काबिल बनाती है, उसको कहते हैं लाइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो इसका कहते हैं द टर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑफ सरफेस, यानी कि जब किसी सोर्स से, मतलब जैसे यहाँ पे सूरज दिखाया गया है, तो किसी सोर्स से जो है लाइट पड़ती है, उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो लाइट जो है वो उसे एक एंगल के तरीके से उसी फेज़ में, यानी उसी जो है पाथ की तरफ जो है वो क्या करती है, वो मूव करने लगती है, वापस आने लगती है। तो यही चीज़ देखिए, द टर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑफ सरफेस। ओपेक और रफ सरफेस ऐसी सरफेस होती है जो अपने से लाइट को गुजरने नहीं देती। जिस तरीके से अगर आप एग्जांपल दोगे एक दीवार की, एक ब्लैक बोर्ड की, एक चेयर की, यानी ऐसी ऑब्जेक्ट्स, जैसे हम कहेंगे अगर ट्रांसपेरेंट की हमने एग्जांपल देनी होगी तो हम मिरर की एग्जांपल लेते हैं। लेकिन कौन सा मिरर? अनपॉलिश्ड मिरर, जिसे हम खिड़कियों में वगैरह लगाते हैं, शीशे वगैरह, तो वो होता है वो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट। लेकिन यहाँ पे ओपेक होती है वो चीज़ जो एक साइड से क्या हो, जैसे अगर हम प्लान मिरर की भी बात करेंगे तो वो भी एक ओपेक है, लेकिन कब? जब ओपेक तब है या रफ तब है जब हम उसको क्या करेंगे, एक साइड से पॉलिश करेंगे। और जब एक साइड से पॉलिश करेंगे तो रिफ्लेक्शन जो है दूसरी साइड से होगी, मतलब उसी जो है उसी प्लेन में वो वापस जो है लाइट चली जाएगी, और उस वापस लाइट के जाने को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया, देखो मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर दिखाया गया है, यहाँ से रे आ रही है जिसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। एक सोर्स से रे आती है, तो सोर्स के बारे में भी शायद हम आगे पढ़ेंगे। सोर्स के बारे में, सोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट एमिट होती है, उसको कहेंगे सोर्स। अब वो सोर्स नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। तो ये आसानी से, क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्टर में जो फॉर्म भरने वाले बच्चे थे वो खासकर मेडिकल के बच्चे थे, तो मुझे ज़रूरत नहीं शायद पड़ेगी इतना डीप जो है समझाने की। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, 11th में, 12th में। उसके बाद जब आपने ग्रेजुएशन की तो उसमें भी ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, इसलिए हम ऊपर से ही चीज़ों को देख के इसको कवर करेंगे सिलेबस को। तो इंसिडेंट रे आती है, उसके बाद इस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होती है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं इसको। तो एक ही पॉइंट पर ये जो है क्या करती हैं, ये मीट होती हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे वापस जाती है उसी प्लान के अंदर। और बीचों बीच से एक, जब हम उस प्लान के परपेंडिकुलर, ये जो प्लान मिरर है इसके परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल खींचते हैं जो इस एंगल को, ये देखो, ये इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे एक एंगल कुछ बनाती है, इस एंगल को ये दो हिस्सों में बराबर काटता है। तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर भी पढ़ना है, जिस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा हाँ, इसमें के लिए थोड़ा सा हमने पढ़ना है जो मैंने अभी बोला था, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे सोर्स, एन ऑब्जेक्ट विच गिव्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स। जैसे सन है, मून है, स्टार है, टॉर्च है, ये चीज़ मैंने आपको पहले। इंसिडेंट रे क्या होता है? द रे विच कम फ्रॉम एनी सोर्स, जो सोर्स से रे आती है और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से पड़ती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? द रे विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसी भी ओपेक और ऑफ सरफेस पे टकराने के बाद जब वो चीज़ वापस मुड़ती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल क्या चीज़ होती है, कि इमेजिनरी लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन जो है होती तो नहीं है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इमेजिनरी लाइन ख्याली एक लाइन को खींचते हैं तो उसको कहा जाता है नॉर्मल। तो वो नॉर्मल करता क्या है, वो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में काटता है, एक को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरे को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द एंगल विच लाई बिटवीन द इंसिडेंट और रे है यहाँ पे, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ इसके लिए, एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, द एंगल यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा, देखो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये ऊपर के नॉर्मल, इसके बीच का एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे दिखाया भी गया है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये किसके बीच में है, द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इस तरीके से आप देख सकते हो, ये इसके बीच में एंगल बना हुआ है जिसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ना है स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब स्फेरिकल मिरर क्या चीज़ होती है, एक हॉलो स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें एक साइड पॉलिश की होती है और दूसरे साइड पे रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। यही चीज़ देखिए, द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इन विच वन साइड इज पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स अदर साइड। ये बहुत ही चीज़ आसान है जो आप पहले। उसके बाद हमने टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने पढ़ना है, जो दो किस्म के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें एक है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर के बारे में। ये क्या चीज़ है, देखो कनकेव होता है कन्वर्जिंग मिरर, जो रेज को कन्वर्ज करता है। अब जब कन्वर्ज करेगा तो अंदर वाले हिस्से में क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, और एंगल वाली रिफ्लेक्शन जब होगी तो वही रेज कन्वर्ज होंगी, और बाहर वाली में क्या होगी, ये पॉलिश सरफेस होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है यहाँ पे कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब इस चीज़ को पढ़ने के बाद। तो कनकेव से आप कन्वर्जिंग याद रख सकते हो। तो कन्वर्जिंग जो है इस तरीके का मिरर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो इस तरीके से ये है, ये अंदर वाली जो सरफेस है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर वाली हार्ड सरफेस है जिसमें पॉलिश की हुई है। अब ये इसमें जो डेफिनेशन है हमने पढ़ना है, इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर इन विच आफ्टर साइड इज पॉलिश्ड, ये बाहर वाली साइड क्या है, पॉलिश की हुई होती है, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स इनर साइड। रिफ्लेक्शन जो है इनर साइड से होती है, जिस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखो लाइट क्रम भावनी सोर्स इस साइड से लाइट आती है, इस तरीके से यहाँ पे एरो दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उसके बाद फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर इस हॉलो स्फीयर को आप पूरा करोगे तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा, क्योंकि एक पार्ट है हॉलो स्फीयर का। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्रिंसिपल एक्सिस, बीच वाली इमेजिनरी लाइन जो पूल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से गुजरती है लाइन, को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद हमने पढ़ना है कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब कन्वेक्स मिरर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो उल्टा तरीके से है ये। कन्वेक्स मीन्स होता है डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि कनकेव में हमने पढ़ा था कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स में आपने याद रखना है ये डाइवर्जिंग मिरर। जब रेज पड़ती है, देखो यहाँ पे जिस तरीके से एरो से दिखाई हुई है रेज, तो जब ये रेज पड़ेंगी तो ये अंदर की तरफ नहीं आएंगी बल्कि ये बाहर की तरफ भागना शुरू कर देंगे रेज, इसलिए इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर। ये डाइवर्ट करती है रेज को। तो यहाँ पे क्या चीज दिखी है, इट इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन व्हिच इनर साइड इज पॉलिश्ड एंड द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स आउटर साइड। देखो ये वाली इनर साइड जो हार्ड सरफेस यहाँ पे लिखा गया है, जिस तरीके से दिखाया गया है, ये वाली जो है पॉलिश्ड सरफेस है, और ये जो बाहर वाली साइड है ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहीं पर रिफ्लेक्शन होती है। इसका जो फोकल लेंथ है वो इस साइड आता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रख लीजिए। उसका फोकल लेंथ जो है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड आ रहा था, यहाँ पे जो फोकल लेंथ उसकी हार्ड सरफेस के साइड आता है। ये चीज़ आपने थोड़ा याद रखना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे प्रिंसिपल एक्स, अभी मैंने एक इमेजिनरी लाइन के बारे में बोला जो पूल और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से गुजरते हुए इस तरीके से यहाँ पे है। ये देखो हॉलो गिलास है, अगर इस मिरर को आप ये एक हॉलो स्फीयर का एक हिस्सा, अगर इसको आप पूरा करो इस तरीके से इसका आता है, और इसका सेंटर जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर से पूल तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद इसकी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पूल ऑफ द मिरर से गुजरती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो चीज़ यहाँ पे दी हुई कुछ डिफाइन भी किया है, कुछ टर्म्स को यहाँ पे नीचे, जैसे पूल द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच ए स्फीयर मिरर फॉर्म ए पार्ट, इस तरीके से हिस्सा बनाता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पूल ऑफ द मिरर, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी डिफाइन या जिस तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो, इस इमेज में आप बहुत अच्छे से ये चीज़ दिखाई गई है। देखो यहाँ पे है ये आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस तरीके से यहाँ नीचे दिखाया गया है। उसके बाद ये हॉलो स्फीयर ऑफ गिलास वगैरह, ये चीज़ें बहुत आसान है, ये पहले भी आप क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। जिस तरीके से आपने पढ़ा है, जैसे 10th क्लास में तो पूरा एक चैप्टर है 10-12 नंबर का आता है ये फिजिक्स में, तो ये आपने समझ ले होंगे। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉज है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लॉज जो है वो 2 लॉज हैं, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से काफ़ी मशहूर हैं। तो ये चीज़ भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक लॉ दिया होगा, आपने बोलना है फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, रिफ्लेक्शन का लॉ है, रिफ्लेक्शन का लॉ है, कौन सा लॉ है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बोला, सोर्स से जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद जो रे वापस जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। और जो मैंने कहा था आपको, जो बीचों बीच से लाइन, इमेजिनरी लाइन जो खींची जाती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जो उस एंगल को, जो एंगल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको 2 बराबर हिस्सों में जो है काटता है। ये एक लॉ भी है जो हम सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। और वो क्या करता है, लाई ऑन द सेम पॉइंट इन द सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पे और एक ही प्लेन में वो तीनों चीज़ें होती हैं, नॉर्मल भी, रिफ्लेक्टेड रे भी और इंसिडेंट रे भी। उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ स्टेट दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि 2 बार लिखा गया है, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे चीज़ ये दिखाई गई है, इस तरीके से आप देख सकते हो। इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल। पहले इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो इस तरीके से बन रहा है। उसके बाद नॉर्मल इसके बीचों बीच से जो इस हिस्सों 2 एंगल्स को बीच से डिवाइड करता है। उसके बाद इस तरीके से डिवाइड करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आई लिखा है, क्योंकि ये भी एक एंगल है और आर जो है ये भी एक एंगल है, तो ये सेकंड लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस तरीके से यहाँ दिखाया गया है।
और उसके बाद हम साइन कन्वेंशंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। कहते हैं कि जो आर डिस्टेंस होते हैं आर मेजर फ्रॉम, जैसे पोल मैंने आपको अभी बोला, पोल जो मिरर पे पोल कहाँ पे होता है, ये चीज़ मैंने आपको पहले समझ से, ये चीज़ें ये पॉइंट जो आगे आएंगे तो आपने अगर पीछे वीडियो नहीं देखी होगी तो आप पीछे जाके शुरू से वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके ये पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे। आर डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है उस साइड जो तमाम डिस्टेंस जो है पॉजिटिव लिए जाते हैं, और डिस्टेंस अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं। और एक चीज़ याद रखनी, अदरवाइज द डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट में जो है पॉजिटिव लिए जाते हैं। डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, अगेंस्ट इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जो डिस्टेंस लिए जाते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं, या इस तरीके से इसको आप बोल सकते हैं डिस्टेंस मेजर टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन के लेफ्ट में वो लिए जाते हैं नेगेटिव। डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, यानी जिस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस लाइन खींची जाती है बीचों बीच से, उसके ऊपर वाले जो डिस्टेंस होते हैं अपवर्ड वाले डिस्टेंस, तो वो जो है नापे जाते हैं किसके अंदर, पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव साइन के अंदर। और जो डिस्टेंस होते हैं जो डाउनवर्ड से डायरेक्शन एज टेकन एज नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डिस्टेंस होते हैं उनको मेजर किया जाता है नेगेटिव साइन में। उसके बाद देखो यहाँ पे डेरिवेशन मैंने मिरर फार्मूला की नहीं दिखाई, क्योंकि अगर 10th या 12th में पढ़ोगे वहाँ पे डेरिवेशन दी हुई है, तो डेरिवेशन हमें एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। हाँ ये पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे यू है इसकी इमेज, वी जो है यू है ऑब्जेक्ट की इमेज, और वी जो है ये ऑब्जेक्ट की लेंथ, और वी है इमेज की लेंथ, और एफ है फोकल लेंथ। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हाँ लेंथ नहीं है, डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द मिरर, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज है वी, और फोकल लेंथ इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने सीधे फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया कि 1/f जो है इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, तो ये भी आप देख सकते हो वी और यू और एफ क्या है। उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या चीज़ होती है कि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस के हाफ होती है, जो आप पहले यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ, यहाँ क्योंकि मैंने पहले दिखाई, आप इससे पीछे जाके स्क्रॉल कर सकते हो वीडियो को, पीछे जाके वहाँ पे देख सकते हो फोकल लेंथ एफ मैंने वहाँ पे दिखाया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने दिखाया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ वहीं से आप देख के बता सकते हो कि एफ जो है वो r/2 के बराबर है। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या चीज़ होती है, डिफाइन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन क्या होती है कि इमेज की साइज, और रेशियो होता है इमेज की साइज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे m इक्वल टू I/O, क्योंकि I जो है साइज ऑफ द इमेज और O जो है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, I और O यहाँ पे I जो इमेज के लिए है, O जो है इस तरीके से दिया हुआ है। तो -v, क्योंकि V जो है यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि डिस्टेंस है किसका, इमेज का, तो इसको V भी लिख सकते हैं, और नीचे U भी लिख सकते हैं, वो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्योंकि माइनस वी, इस फार्मूला से आप, क्योंकि मेरा फार्मूला से -v आप निकाल सकते हो ये किसके बराबर है, तो ये आता है f1 f माइनस यू, वेयर I इज द साइज ऑफ इमेज एंड O इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन m इज पॉजिटिव इम्प्लाइज दैट इमेज इज रियल एंड वर्चुअल। इन्वर्टेड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन m अगर पॉजिटिव आता है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है मैग्निफिकेशन निकाल के बाद, तो आप ये बता सकते हो कि इमेज जो है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्निफिकेशन जो है नेगेटिव आता है तो इसका ये मतलब है कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये आप देख सकते हो। इसके बाद हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़े, अभी तक हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन के बारे में, अभी रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है, तो रिफ्लेक्शन होता है, मैंने आपको, क्योंकि रिफ्लेक्शन जब हम पढ़े थे तो उसमें टर्निंग बैक का जिक्र हमने किया था, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन में टर्निंग बैक का जिक्र नहीं किया, बल्कि ये क्रॉस होती है लाइट किसी ऑब्जेक्ट से, और उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ही ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को अपने से गुजरने देता है, और ये जो रिफ्रैक्शन है ये ऑपरेट उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में होगा जो अपने से लाइट गुजरने देगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन द बाउंड्री सेपरेटेड बाय द टू मीडियम देन द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रे, दिस फिनोमेना इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे भी एक चीज़ बताई हुई है कि क्योंकि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है लाइट, जैसे शीशे के एग्जांपल मैं आपके सामने अगर रखूँगा, तो इसका मतलब शीशे इससे लाइट गुजर रही है, लेकिन पहले जो है किसी मीडियम से लाइट आ रही थी, मतलब स्पेस से लाइट आ रही थी या किसी हवा में लाइट आ रही थी, उसके बाद एंटर हो गई शीशे के अंदर, और एंटर जब होगी तो उसका मीडियम जो है चेंज हो गया, यानी एक सेपरेशन था वहाँ पे मीडिया का एक सेपरेशन था, पहले बाहर हवा थी, उसके बाद वो लाइट जो है एंटर होगी शीशे के अंदर। तो ये रिफ्रैक्शन में ये कह सकते हैं सीधे कि द रे ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू ए ट्रांसपेरेंट सरफेस इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद होता क्या है उसमें जब गुजरती है लाइट, तो वो हम लाज में पढ़ेंगे, तो इसको कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद लाज ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या कहता है, ये भी वही कहता है कि द इंसिडेंट इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाई ऑन द सेम प्लेन, कि रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे ये भी सेम पॉइंट पर, जिस तरीके से लाइट जो है बाहर हवा से आती है उसके बाद उस पॉइंट पे लगती है जहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजरती है लाइट, लेकिन वहाँ जो गुजरने वाली लाइट है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और जो आ रही है लाइट बाहर से सोर्स से उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। और हम जो उसके परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर जो ट्रांसपेरेंट सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल खींचेंगे, ये तीन लाइनें जो वहाँ पे आती हैं जो एक ही प्लेन में लाई करती है और एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, ये पहला ला कहता है। तो दूसरा ला क्या कहता है, फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम द सेम कलर ऑफ लाइट जो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है रेशियो उनका साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर होता है। और यूआर जो है यहाँ पे जो यू ए और बी ये जो है दो मीडियम का दिया हुआ है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी, ए रिस्पेक्ट टू द मीडियम बी यहाँ पे दिया हुआ है। इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम ए एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन मीडियम बी के अंदर आर जो है रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है इमेज के अंदर भी आप देख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी कि लाइट जो है वो फॉलो करती है रिवर्सिबल पाथ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिटिकल एंगल भी थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके हिसाब से, इस एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे
और लेंस फार्मूला हम पढ़े, क्योंकि वहाँ पे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, लेकिन लेंस फार्मूला क्योंकि वहाँ 1/f था, वहाँ पे 1/u प्लस 1 वहाँ पे प्लस साइन था, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। तो ये भी चीज़ आपने थोड़ा ध्यान में, लेकिन लेंस का फार्मूला अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे लेंस, क्योंकि जब आप 12th की फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पे डेरिवेशन बहुत लंबी दी हुई है, तो हमने डेरिवेशन को नहीं पढ़ना है। मैंने कहा ना, हमने 12th के एग्जाम को पास नहीं करना, बल्कि हमने जेके एसएसबी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वहाँ पे टिक करके उनको सही करना है, और अपने एग्जाम में अपने आपकी सिलेक्शन दिलानी है वहाँ पे सही करके। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है पहले। तो क्योंकि मैंने यहाँ डेरिवेशन दी हुई थी, मैंने इसको क्या किया था, बड़ा कुछ छान छून के यहाँ पे आपके खिदमत में पेश किया है। तो यहाँ पे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये आपने कहेंगे 1/v जो है क्या है, u क्या है, इसे हमने पहली स्लाइड के अंदर ये चीज़ें बड़ी सहजता से समझी हैं। उसके बाद मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। अब मैग्निफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ, क्योंकि वहाँ पे मिरर का दिया, यहाँ पे लेंस का दिया है। m इक्वल टू i अपान, क्योंकि i जो इमेज, u जो है वो जो है ऑब्जेक्ट है, और वहाँ पे -v अपान u, यहाँ पे है v अपान u। ये चीज़ आपने याद रखना है। वी आर i इज द साइज ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट, या इमेज, हाँ, वो इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद पावर ऑफ लेंस, यहाँ पे लेंस की एक पावर होती है। वो क्या चीज़ होता है? पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी टू डिविएट द रे टुवर्ड्स एक्सिस। यानी क्या करता है, एक पावर होती है लेंस की, ताकि जो भी रेज आती हैं वो एक्सिस की तरफ डिविएट होनी चाहिए। कितनी डिविएट होती है उसका पावर कहलाता है। जिस तरीके से पावर जो है 1/f फोकल लेंथ के बराबर होती है, जिसका डायप्टर है जो है ऐसा यूनिट, आप ये भी देख सकते हो। ये भी चीज़ आपने याद रखनी, पावर का जो है पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है। इस तरीके से डायप्टर को सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उतना बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म में से भी हमने यहाँ पे कुछ 2-3 टर्म्स दी हैं, बस ज़्यादा हमने यहाँ पे कोई डेरिवेशन हमें निकालनी नहीं थी। व्हेन द रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्रैक्टेड बाय प्रिज्म, द डेविएशन ओमेगा, जिस तरीके से यहाँ पे लिख एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है और एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म इज ओमेगा इक्वल टू i प्लस e माइनस a। और यहाँ पे i एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, जो स्मॉल e जो दिया है, एंगल ऑफ इमर्जेंस दिया है, और a एंगल ऑफ प्रिज्म जो दिया हुआ है। उसके बाद एंगल ऑफ डिविएशन क्या चीज़ होती है, ये चीज़ हमने अब याद रखनी, डिविएशन हमने इससे पहले स्लाइड के अंदर पढ़ा था। एंगल ऑफ डिविएशन जो है इज मिनिमम वेयर रे पासेज सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म इज जो है वो म्यू साइन a प्लस जो है वो डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। ये भी चीज़ याद रखनी डेरिवेशन। वैसे एग्जाम में ये पूछी नहीं जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है जेके एसएसबी की तरफ से ये पूछी नहीं जाएगी। उसके बाद डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या, ये चीज़ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। जैसे वेब गायर के कलर में जो है सेपरेट होती है लाइट, इससे रेनबो वगैरह बनती है। ए प्रिज्म काज डिविएशन एज वेल एज डिस्पर्शन। अब प्रिज्म जो है डिविएट भी करती है लाइट को, डिस्पर्स भी करती है, और इस तरीके से जो है वो रेनबो का प्रोडक्शन भी होता है। तो इस तरीके से रेनबो फॉर्मेशन वगैरह, इसके कंसेप्ट को भी थोड़ा, क्योंकि ये भी लाइट का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें मैंने इस चीज़ को कवर, डिस्टिंग्विशिंग ऑफ स्टार वगैरह इफेक्ट्स, ये भी हमने चीज़ों को कवर नहीं किया। जिस तरीके से रेनबो बनती है, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए से बनती है, तो ये इन चीज़ों को भी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा, क्योंकि यार ये पढ़ना होता तो बहुत तवील हो जाती वीडियो। इसलिए मैंने कोशिश की है कम से कम जो है इस मटेरियल को आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। उसके बाद ह्यूमन आई थोड़ा हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ह्यूमन आई की इमेज दी, जिस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, इन पार्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। रेटिना क्या होता है, क्या कोराइड्स क्या होता है, फोआ क्या, ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती है, सिलेरी बॉडीज, आइरिस वगैरह, लेंस, पुपिल और कॉर्निया, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में भी। जैसे क्लियर क्या होता है, इट इज द आउटर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टफ व्हाइट लेयर। जैसे व्हाइट लेयर होती है आँख, जिस तरीके से आप देख सकते हो व्हाइट लेयर, देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये स्कॉलर व्हाइट लेयर होती है आँख की, इसको कहते हैं स्कॉलरिया। उसके बाद कॉर्निया क्या होता है, द फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा इज कॉल्ड एज कॉर्निया। लाइट एंटर द आइज थ्रू द कॉर्निया, लाइट एंटर होती है फ्रंट पार्ट में, ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट, ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट की जरूरत है उससे। आइरिस क्या होता है, डार्क मस्कुलर टिश्यू एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे होते हैं ये जो है वो डार्क मस्कुलर जो टिश्यू होते हैं, मसल्स के बने होते हैं, इसको आइरिस कहते हैं। द कलर ऑफ द आइज एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ द आई, और वही आइरिस का जो कलर होता है वो इंडिकेट करता है इसे आई का कलर कैसा है। किसी का जो है वो येलो नहीं कह सकते, आसमानी कलर का होता है ना, किसी की थोड़ा सा गोल्डन कलर की आँखें होती हैं, किसी की ब्लैक होती हैं, तो आइरिस की वजह से। और एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है, द आइरिस आल्सो हेल्प रेगुलेट्स आर एडजस्ट एक्सपोजर ऑफ एडजस्टिंग द आइरिस, एडजस्टिंग आइरिस ये भी हेल्प करता है इसको रेगुलेट करने में। उसके बाद पुपिल क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, आइरिस इज नोन एज पुपिल। आइरिस की एक स्मॉल ओपनिंग होती है, उसको आइरिस कहते हैं, और ये कंट्रोल, ये इसका साइज जो है कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ, आप उस पुपिल जो अपने साइज को कंट्रोल आइरिस की मदद से करता है। इस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स आई, और ये जो है जितना अमाउंट जो है आई के अंदर, आँख के अंदर जाना चाहिए लाइट का, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लेंस के बारे में, लेंस भी हमारे आँख में लगा रहता है। बिहाइंड प्यूपिल के पीछे जो होता है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको लेंस कहते हैं। बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल, सिलेरी मसल से इट चेंज इट्स शेप टू फोकल लेंथ ऑन द रेटिना। रेटिना पे अपनी शेप और फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज भी करता है। इट बिकम्स थिनर टू फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड बिकम्स थिकर टू फोकस ऑन द नियर बाय। नजदीक जो चीज़ें हैं उसको क्या करता है, थिक हो जाता है, और दूर चीज़ों में क्या थिन हो जाता है, ताकि वो आसानी से देख सकें। उसके बाद रेटिना क्या होता है, ग्लाइस सेंसिटिव लेयर होती है दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस नर्व सेल्स होते हैं इसके अंदर। इट कन्वर्ट इमेज फाउंड बाय द लेंस इनटू द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। दीस इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स से ये क्या होती है, ट्रांसमिट होती है ब्रेन तरफ, ताकि हम चीज़ों को पहचान सकते हैं देखने के बाद। ये चीज़ हमने देखी क्या असल में। उसके बाद जब हमने पढ़ा ऑप्टिकल नर्व्स के बारे में, तो ये दो किस्म की नर्व्स होती हैं, एक होते हैं कॉन सेल्स और रॉड सेल्स, नर्व्स। तो हमने पहले हमने क्या पढ़ना है, कौन इसके नर्व्स के बारे में। कौन आर द नर्व्स दैट आर मोर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यानी कि चमकीली ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, और इसमें डिटेल सेंट्रल एंड कलर विजन में क्या करती हैं, वो हेल्प करती हैं। उसके बाद रॉड क्या होती है, रॉड द ऑप्टिकल नर्व्स दैट आर मोर सेंसिटिव डिम लाइट, डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, और पेरिफेरल विजन के लिए मददगार साबित होती हैं।
उसके बाद हम पढ़ेंगे थोड़ा माइक्रोस्कोप के बारे में। तो बहुत छोटी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, उतना ज़्यादा है। सिंपल माइक्रोस्कोप दैट शॉर्ट्स फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप इज इन मैग्निफिकेशन। हमने अगर देखने की सिंपल माइक्रोस्कोप की एम इक्वल 1/d अपॉन टी डायोप्टर अपॉन फोकल लेंथ, जो आपने याद रखी, जो हमने पहले मैग्निफिकेशन मेरा पावर एम ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एम इक्वल एम ओ एक्स एम ई। ये चीज़ आपने थोड़ी याद भी अपन, क्योंकि इमेज का और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है पोल से 1/, और ये भी प्लस क्योंकि एम, क्योंकि यहाँ पे एम दिया हुआ है, तो मैग्नीफाइंग पावर यहाँ पे अब हमने लेकिन इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पे सिंपल पहले में दी थी, आगे में क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ पे इमेज का जो डिस्टेंस दिया होगा पोल से ऑब्जेक्ट का दिया होगा, डायोप्टर पावर दी होगी और फोकल लेंथ दिया होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आप माइक्रोस्कोप की सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आप क्या बताइए, मैग्नीफाइंग पावर बताएं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है एम और एम ई जो इज द लीनियर मैग्नीफाइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आई ऑब्जेक्टिव ऑफ द आई लेंस। उसके बाद टेलीस्कोप क्या होती है, द मैग्नीफाइंग पावर एम ऑफ इफ रेक्टिंग टेलीस्कोप इज एम इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई। उसके बाद एल इज इक्वल टू एफ ओ माइनस एफ, एल यहाँ पे दिखा हुआ है, एल इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। उसके बाद फॉर द फाइनल इमेज इज फाउंड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंट विच इन द मैग्नीफाइंग पावर इज एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ ओ अपॉन एफ ई अपॉन 1 प्लस एफ एफ अपॉन डी। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, इस तरीके से आप रिजॉल्विंग पावर भी देख सकते हो, जो है वी आर यहाँ पे वेवलेंथ दिया है और एंगल दिया है सबटेंडेड बाय द पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव एंड डी जो है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ दिया अपॉन डी जो है डायमीटर जो ऑब्जेक्ट को, और इस तरीके से एंगल ऑफ एक्शन, इस तरीके से इसको रिजॉल्विंग पावर जो कहते हैं टेलीस्कोप को, इसका 1.22 वेवलेंथ अपॉन इस तरीके से डायमीटर दिया हुआ डी के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये इतना ही था इसके अंदर। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का, देखने वालों का, आपने इस वीडियो पे आपके इसके साथ वीडियो के साथ बने रहें। बस आप तमाम से गुजारिश रहेगी मेरे इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इससे पहले क्योंकि ये जो था आज जो था ये 10वां चैप्टर हम पढ़े थे फिजिक्स के अंदर, जो फॉरेस्टर और इसके लिए वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले वीडियोस अगर आपने नहीं देखेंगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि 9 वीडियो से मैंने चढ़ाई हुई हैं, क्योंकि हमने कम से कम 60% जो है इस फिजिक्स का सिलेबस इस प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है। और ये 1-2 महीने में, क्योंकि एग्जाम जो है मुझे लगता है नवंबर और दिसंबर में होगा, 1 महीना और लगेगा इसमें, महीना भी नहीं कहूँगा मैं, 15 दिन फिजिक्स में लगेंगे, और बाकी जो केमिस्ट्री और उसका बायो का पोर्शन है उसको हम साथ साथ करेंगे, और 1-1.5 महीने में हम उस दोनों को कवर करके हम इसको कंप्लीट करें। उसके बाद हम मैथ वाला पोर्शन पकड़ेंगे और फिर जनरल स्टडीज़ भी साथ साथ मैथ के साथ साथ हम करने का प्रयास करेंगे। बस आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी, मटीरियल अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी, जो है वो प्रोडक्टिव वीडियो आपको लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्रिप्शन के बाद आपको जो भी वीडियो मैं आपके इस चैनल पे जो है चढ़ाऊँगा तो वो अब आसानी एक नोटिफिकेशन के जरिए से एक नई वीडियो जो है आपकी स्क्रीन पे चढ़ेगी, तो आसानी आप इस अगली वीडियो को सबसे पहले जो है वो देख सकेंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये जो मटेरियल दिया हुआ ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इतना ही है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैंने अभी छानबीन की है जेके एसएसबी के द्वारा लिए गए तमाम एग्जामों के अंदर। क्योंकि जो फॉरेस्टर का एग्जाम पहले भी हुआ था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसमें मैंने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हालांकि 12th और 11th का मैं मेंशन किया हुआ है कि 11th और 12th के लेवल को आपका पूछा जाएगा आपके तमाम सवाल, लेकिन मैंने जो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर ज़्यादातर जो टॉपिक 12th में भी है और अगर 10th में भी टॉपिक है तो ज़्यादातर क्वेश्चन 10th लेवल के वहाँ पे पूछे गए हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर कोई थर्मोडायनामिक वाला टॉपिक अगर 10th में नहीं है तो वो जो है 11th में ही आपको मिलेगा, तो वहाँ पे भी थर्मोडायनामिक क्वेश्चन उतने डीप तरह से नहीं पूछे हैं, बल्कि थर्मोडायनामिक में जो एनसीईआरटी के 1 और 2 पेजेस पे जो क्वेश्चन आए हैं वही उन्हें पुट अप किया और सीधे क्वेश्चन पूछे गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए, सीधे उठा के, कोई ज़्यादा तगोदो करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बहुत किसी प्रोफेशनल टीचर से आप पढ़ोगे उसके बाद उन डेरिवेशन को आप समझोगे, तो इतना आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ करने की। और अगर आप सोच भी रहे हो कि नहीं करना पड़ेगा तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जेकेएसएसबी के द्वारा ये पेपर हो रहा है, ये आपको पहले जान लेना चाहिए। और दूसरी बात कि हम कोई एमबीबीएस या नीट वाला पेपर यहाँ पे क्वालिफाई करने वाले नहीं हैं, बल्कि ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ने, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ना है, रीजनिंग हमने पढ़नी है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हमने पढ़नी है, उसके बाद ज्योग्राफी हमने पढ़नी है, उसके बाद हिस्ट्री हमने पढ़नी है। तो इतना हमने डीप पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। अगर आप इस सिलेबस से पूरी तरह से जो है कवर करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है आपके लिए एक जो है IAS वाले एग्ज़ाम की जैसी तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस पूरे सिलेबस को कवर करोगे। और बिल्कुल फजूल चीज़ें होंगी वो, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप इस तरीके से अगर एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करोगे, इस सिलेबस को कवर करने की कोशिश। बल्कि बहुत सारा डिकोडेड सिलेबस भी मैंने इसी चैनल पर जो चढ़ाया हुआ है, जो डिकोड किया हुआ सिलेबस, मतलब बहुत सारी कौन सी चीज़ें हमने पढ़नी, और वही डिकोडेड सिलेबस के हिसाब से मैं हर एक वीडियो जो है उसी डिकोडेड सिलेबस के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और दूसरे दोस्तों तक इसको पहुँचाइए, लाइक कीजिए और बने रहे इन तमाम वीडियोज़ के साथ। और इससे पहले जो वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं उन पर जाके आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगली वीडियो जो है कल जो है आप फिर इस चैनल को जो है यहाँ पे चैनल पे आ जाइए, एक नई वीडियो आपको एक अलग से टॉपिक की मिलेगी, एक खास जज्बे के साथ, एक खास अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।